नमस्कार दोस्तों, आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा दिन है और आप सब लोग जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया, आप सबकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच आई हूँ। गले में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं आ नहीं पाई। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम सीमा पांडे है। मैं एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ आज़मगढ़ अतरौलिया से। दोस्तों, सितंबर 1 to 7 जो ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होता है, ये न्यूट्रिशन अवेयर मंथ की तरह इंडिया में मनाया जाता है। इसका मकसद है कि हमको आपको और सबको हमारे खान पान, न्यूट्रिशन मतलब हमारा फूड इनटेक जो है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, उसके बारे में आगाह किया जाए, उसके बारे में जानकारी दी जाए और किस तरह से आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने खाने पीने के ढंग और तरीके को बदल करके एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और हम लोग अक्सर बात करते हैं इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी की, तो किस तरह से आप सिर्फ नॉर्मली अपने खाने में कुछ परिवर्तन ले आ करके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नॉर्मली प्रेग्नेंट होने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका में है, वहाँ एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। 20,000 से ज़्यादा लोगों को उसमें लिया गया था और ये देखा गया कि वो लोग, जो लोग के खाना हेल्दी था, अच्छा था, उन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर थी तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हुई। और जिन लोगों का खाना विटामिन्स में, न्यूट्रिशंस में, जैसे बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन में, इन चीज़ों में डेफिशिएंट था, उन लोगों को उनकी इनफर्टिलिटी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ हुई। तो इस स्टडी में उन्होंने कुछ चीज़ें रेकमेंड की, कुछ चीज़ें उन्होंने नोटिस की और उन्होंने देखा कि जो लोग की डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डायरेक्ट चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ हो गई, ये विदेशों में और बड़े शहरों में लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, एयरेटेड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसमें जो शुगर होती है उस तरह की शुगर थी। उसको जो लोग ज़्यादा पीते थे, ज़्यादा जंक फूड खाते थे, जिनके खाने में मीट बहुत ज़्यादा था, मीट कई तरह का होता है, तो रेड मीट जिनके खाने में ज़्यादा था, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, और जिनके खाने में बन, बटर, ब्रेड, जितना प्रोसेस अनाज ज़्यादा था, मैदा से बनी चीज़ें ज़्यादा थी, उनकी फर्टिलिटी कम पाई गई। स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाया गया जो लोग एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी का मतलब है वो लोग जिनको अंडे की ग्रोथ नहीं हो रही है, अंडा जिस पानी की झिल्ली में बढ़ता है, बढ़ के फूट नहीं रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, थायराइड, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ये कुछ तरह की एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी हैं और इन लोगों पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पाया गया। जो लोग बहुत ही स्किम्ड मिल्क, लो फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, स्किम्ड मिल्क का खा रहे थे, उनकी भी फर्टिलिटी गड़बड़ पाई गई। और ये देखा गया कि आप जितने सारे फैक्टर्स थे, स्पेशली एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी में, ये देखा गया कि अगर इनका खाना गड़बड़ है और इनको मोटापा है तो इनकी बीमारी 66% से ज़्यादा वो लोग थे जिनमें सुधार नहीं पाया गया। 66% ये पॉपुलेशन ऐसी थी जो इनफर्टाइल थी और इनकी इनफर्टिलिटी जो है दवाओं से जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। इसमें ये भी पाया गया कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जिनको खाना चूज़ करने की फ्रीडम नहीं होती, वो अपने लिमिटेड मीन्स में ही उनको वही चीज़ें खानी पड़ती हैं जो ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो लोग को इनफर्टिलिटी अगर थी तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी हुई और उनको उससे डील करने में प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन किया। उन्होंने कहा कि भाई, आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो या ना हो, आपको अपने वेट और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने खाने में अच्छी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। वो अच्छी चीज़ें क्या है मैं आगे बताऊंगी। इसी तरह की एक अमेरिका में नर्सेज़ ने स्टडी की थी जिसमें 18,000 से ज़्यादा महिलाएं थीं
और उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों के खाने में गेहूँ चावल कम था और मिक्स ग्रेन के अनाज ज़्यादा थे, जैसे ज्वार बाजरा राई इस तरह के अनाज ज़्यादा थे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जैसे आपके बीन्स हो गई, दालें हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, जो लोग ज़्यादा खाते थे, मोनोसैचुरेटेड फैट जिनके डाइट में जो है एकदम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाते थे, ट्रांस फैट जिनके में कम था, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा थी, उनको जल्दी प्रेगनेंसी मिली। तो इसके हिसाब से उन्होंने एक फर्टिलिटी डाइट का कॉन्सेप्ट दिया। फर्टिलिटी डाइट वो डाइट है जिसको खाने से आपकी फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता को बूस्ट मिलता है, वो बढ़ती है। और वो डाइट जो होती है वो आपका जो प्लेट का कलर होता है, जो मैं बार बार बताती हूँ, जितना ज़्यादा मिक्स कलर होगा उसमें जितना ज़्यादा कलर इनकॉर्पोरेटेड रहेगा उतना ज़्यादा वो अच्छी मानी जाएगी। आपकी अगर इतनी बड़ी क्वार्टर प्लेट है, उसका आधा अगर सैलेड से भरा रहेगा, 1/4 में आपका दाल चावल रोटी कुछ रहेगा, और बाकी 1/4 में आपका सब्जी रहेगी और प्रोटीन जैसे दालें हो गई, राजमा, छोला, इस तरह की चीज़ें बीन्स, लोबिया, ये चीज़ें रहेंगी, तो वो सबसे अच्छा प्लेटर माना जाएगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर उनके खाने में फ़िश की मात्रा ज़्यादा थी, सी फूड जो भी फ़िश और बाकी कुछ लोग ऑयस्टर खाते हैं, प्रॉन खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं, अगर वो अच्छे से अपने डाइट में सम्मिलित करते हैं, सैल्मन फ़िश होती है, सार्डाइन या सार्डिन जो भी कहते हैं उसको, वो फ़िश होती है, ट्यूना फ़िश होती है, जिनका मर्करी कंटेंट कम होता है, अगर इस तरह की फ़िश उनकी डाइट में थी, बहुत तरह के सैलेड का आइटम था, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थी, सीड्स थे, ऑलिव ऑयल था, विदेशों में एक फल मिलता है एवोकाडो, वो हमारे यहाँ उतना इजीली नहीं मिलता है, सुपर मार्केट में अवेलेबल है। वो चीज़ें जो लोग अपने खाने में सम्मिलित कर रहे थे, उनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। और इन्हीं चीज़ों को मिला के जो ये वाला डाइटरी पैटर्न है, इसको हम फर्टिलिटी डाइट कहते हैं। ये डाइटरी पैटर्न अधिकतर उन जगहों पे फॉलो किया जाता है जो समंदर के किनारे लोग रहते हैं, ओशन के किनारे रहते हैं, और इस डाइट को मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। मेडिटेरेनियन वो लोग हैं जो यूरोप के समंदर के किनारे जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वो बहुत फ़िश खाते हैं, बहुत सारा सी फिश खाते हैं, सैलड लेट्यूस लीव्स खाते हैं, बहुत तरह की उनके यहाँ केल और बीन्स और तरह तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, वो सारे उनके खाने में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो खाना खाने से ये देखा गया कि उनको इनफर्टिलिटी की शिकायत कम होती है, और अगर होती है तो जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसी के आधार पे आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये जो डाइटरी पैटर्न मैं बता रही हूँ, ये महिलाओं और पुरुषों के ऊपर एक समान लागू होता है, और इसको आप दोनों अगर फॉलो करेंगे तो महिलाओं में अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, और उसका फर्टिलाइजेशन अच्छे से होगा, उसको ओव्यूलेशन ठीक से होगा, और पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी, जो हमारा सीमेन एनालिसिस होता है, उसमें हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम क्वांटिटी और मोटिलिटी, उसके चलने की गति देखते हैं। लेकिन पुरुषों के खाने में अगर जैसे ये जो फ़िश है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बहुत अच्छा फ़ैट होता है, और उसके साथ DHA डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरॉन एक सॉल्ट होता है, ये दोनों जिसके खाने में होता है, ये खाना बहुत अच्छा माना जाता है। फॉलिक एसिड होना चाहिए आपके खाने में आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ये रंगीन प्लेटर पूरा करता है। तो इस तरह से अगर आपकी डाइट रिच है और साथ में उसमें रोटी और चावल, स्पेशली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट हैं, उनको आजकल ग्लूटेन, मैं कहती हूँ कि आप चावल रोटी कम करके दाल सब्जी फल सैलड अपने प्लेट में ज़्यादा रखिए। तो अगर आप इस तरह से खाते हैं तो आपका भोजन ही आपके लिए दवा का काम करता है। मेरा मानना है कि 80% बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से हमें होती हैं, और अगर उसमें हम सही तरीके से सुधार ले आते हैं तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें
सॉर्ट आउट होती हैं, सॉल्व होती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इसलिए प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एक चीज़ होती है। बड़े शहरों में, विदेशों में जब लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो वो लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मैडम या सर मैं अब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि ये वाला खाना खाना चाहिए, ये वाला विटामिन का सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये बीमारियां जो हैं इनको आपको पहले से रूल आउट कर लेना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस के लिए जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, जब आपको हमें प्रेगनेंसी चाहिए होगी तो सेम डाइट हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वेट लॉस की रेजिमेंट पे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे खाने में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए वेट लॉस और फर्टिलिटी एक साथ कभी नहीं की जाती है। आप पहले वेट लॉस कर लीजिए जितना आप कर पाते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर हेल्दी बैलेंस डाइट को मेंटेन कीजिए और उसके बाद प्रेगनेंसी की तैयारी कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि और बाकी जो कारण थे इसी स्टडी में, जो मैं अमेरिका वाली स्टडी बता रही थी, जिसमें आपको मैंने बताया कि 66% लोग जिनके खाने में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी थी उनको एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी थी। 27% वो लोग थे जिनको किसी और कारण से इनफर्टिलिटी थी और उनकी डाइट भी अगर गड़बड़ थी तो उनको ट्रीटमेंट में मुश्किल आई, और उन्होंने जब अपने खाने पीने में सुधार किया तो उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हुई। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैडम कोई ऐसी चीज़ है जो हम खाएं, जिसको करें तो हमको जल्दी प्रेगनेंसी मिले, नेचुरली प्रेगनेंसी मिले। तो उसके लिए आपको जो चीज़ों पे ध्यान देना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपका खान पान और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। क्योंकि दो चीज़ों का इनफर्टिलिटी या आपकी फर्टिलिटी पे, आपकी प्रजनन क्षमता पे जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा असर डालती हैं और जिसका इलाज फ्री है और आपके हाथ में है, वो है आपका वेट, जो आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स को डिसाइड करता है, और दूसरा है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका खान पान उन सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स में डेफिशिएंट होगा जो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सहायक होंगी, आगे चल के बच्चे के ग्रोथ में सहायक होती हैं, तो आपको पहले तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और प्रेगनेंसी रुक गई तो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। मिसकैरेज नहीं होता है तो बच्चे में कई तरह का डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। जैसे एक बहुत छोटा विटामिन है फॉलिक एसिड। अब ये सब लोगों को पता चल गया है कि अगर हमारी डाइट प्रेगनेंसी के टाइम उसके पहले से फॉलिक एसिड में डेफिशिएंट है तो हमको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी, मिसकैरेज हो सकता है, और बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें बच्चे का सर और जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, इसकी बनावट में डिफेक्ट आ जाता है, और वो बच्चे या तो बचते नहीं हैं, और बचते हैं तो आगे चल के लूले लंगड़े विकलांग हो सकते हैं। और ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। बस आपको फॉलिक एसिड की एक गोली अपने खाने में रोज़ खाना है। वो खान पान कि वो चीज़ें आपको लेनी होती हैं जो फॉलिक एसिड रिच होती हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जिन महिलाओं को नॉर्मली कंसीव करना है, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, उनके डॉक्टर ने कहा है कि उनको अंडा बन रहा है, उनकी ट्यूब ठीक है, उनके हस्बैंड के सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें पहला है उनको अपना वेट पे ध्यान रखना है। वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट ना हो या ओवर वेट ना हो, और आपका वेट आपके खाने और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से डिसाइड होता है। तो आपको अपने खाने में जितना जो खाना है आपका, उसमें आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चीनी, शुगर, आटा, सिंपल पॉलिश्ड राइस, इनकी मात्रा कम करना है। जो लोग बहुत मोटे हैं उनको बंद करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं आपको कहती हूँ ज्वार, बाजरा, रागी और ये सारे मिलेट्स जितने होते हैं
बार्ली बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जौ जिसको आप कहते हैं, इन सबको मिला करके, मक्का हो गया, चना हो गया, इस सबको मिला करके जो आटा पीसते हैं उससे रोटी बनाते हैं, चीला बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और आपकी बॉडी में फाइबर का लेवल के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की भी कमी को पूरा करता है। तो आपको मैदे की बनी चीज़ें जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, पूरी हो गया, समोसा, ये सब नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच इस, और जो ब्राउन राइस होता है, भुजिया चावल जो हमारे इस एरिया में लोग कहते हैं, वो पार बॉइल्ड राइस, वो बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उसको खाना चाहिए। अगर आपको राइस पसंद है तो पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, लंबा राइस खाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी खाना खाएं उसमें आपको जो है फॉलिक एसिड मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है प्रॉपर मात्रा में, वेजिटेरियंस की डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, तो उनको ऊपर से सप्लीमेंट के तौर पे इसको लेना चाहिए। बहुत सारे सीरियल्स आजकल, ये कॉर्नफ्लेक्स, म्यूज़ली, ये सारी चीज़ें, ओट्स आते हैं, किनोवा आता है, ये सब फोर्टिफाइड होते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में जिस विटामिन या मिनरल की कमी है, जब वो आपको दिए जाने वाले अनाज में ऊपर से डाल करके आपको सप्लाई किया जाता है तो उसको फोर्टिफाइड कहते हैं। जैसे हमारा नमक है, टाटा का आयोडीन सॉल्ट हम लोग खाते हैं, तो आयोडीन से फोर्टिफाइड है। उसी तरह से फॉलिक एसिड और आयरन से भी फोर्टिफाई होकर के हमको मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके खाने में फॉलिक एसिड की मात्रा एप्रोप्रिएट हो, विटामिन B12 आपको ठीक से मिले। अगर आपके खाने में वो नहीं मिल रहा है विटामिन B12, तो आपको उसका ऊपर से मल्टीविटामिन का टैबलेट के रूप में और फॉलिक एसिड के टैबलेट के रूप में उसका सप्लीमेंटेशन खाना चाहिए। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा फैटी एसिड होता है, जो स्पेशली मिलता है आपको इन चीज़ों से, फ़िश में मिलता है। तो सब लोग फ़िश नहीं खाते हैं, तो जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं वो ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, एवोकाडो मैंने बताया, ग्रेप सीड ऑयल, इस तरह के जो ऑयल्स हैं इनमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको खाना चाहिए। मैं बीच बीच में ये देखती जा रही हूँ कि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको छोड़ तो नहीं रही हूँ, आपको इसलिए कि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो हम आपको नहीं बता रहे हैं। जो लोग क्या IVF होने वाला है, IUI होने वाला है, उनके खाने में आइसोफ्लेवोन्स की मात्रा, आइसोफ्लेवोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और ईस्ट्रोजन भी है, एक हार्मोन भी है जो नेचुरली हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा आपके खाने में ऊपर से रहनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है खाने के लिए। आपका फूड आयरन रिच होता है। बहुत सारे लोग एनीमिक तो नहीं होते हैं, वो अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का टोटल आयरन कंटेंट कम होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस का। जैसे फाइटेट मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे आँत से आयरन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं जाने देते हैं, तो हमारी बॉडी में टोटल आयरन का लेवल कम रहता है। ऊपर से देखने में आपको हमारा हीमोग्लोबिन ठीक लगेगा, लेकिन जब हम आपका आयरन लेवल चेक करते हैं तो वो कम होता है। तो आपके फूड में आयरन रिच फूड होना चाहिए। आयरन जो है आपको हरी साग सब्जियों में मिलता है। पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है इसका, जितनी ग्रीन लीफी कलर्ड वेजिटेबल्स है, बैगन है, टमाटर है, जितना ज़्यादा रंगीन प्याज है, बीन्स हैं, जितना कलर ज़्यादा होगा उसका आयरन कंटेंट उतना ज़्यादा होगा। एग में मिलता है, आपकी दालों में मिलता है। और उसके अलावा गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे यहाँ बनती है। गुड़ लोहे की कढ़ाई में बनती है, या साग आप लोहे की कढ़ाई में बना के खाते हैं, या कोई भी खड़ा अनाज, जैसे मैंने ज्वार, बाजरा, जौ ये सब बताया, जो भी आप खड़ा अनाज खाएंगे जिसका छिलका नहीं उतारेंगे, जिस पे पॉलिश नहीं होगा, उसमें आयरन मिलेगा। विटामिन C बहुत अच्छा होता है स्पर्म और अंडे दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये खट्टे फलों में मिलता है,
जैसे टमाटर हो गया, आंवला हो गया, और इसको कभी भी गर्म करके उबाल के, ऑरेंजेस हो गए, संतरा, मौसमी, इन सब में विटामिन सी वो जो है वो ज़्यादा होता है। मोनोसैचुरेटेड फैट हमको खाना होता है, पॉलीसैचुरेटेड नहीं खाना होता है, जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। और ये मोनोसैचुरेटेड फैट का ही एक पार्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ये उन सारे तेलों में मिलता है। तो ऑलिव ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल इसका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन जो हमारा सरसों का तेल है वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप दूध, दही और उस दूध से बनी चीज़ें आपको पसंद हैं और आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, तो होल मिल्क, भाई हमारे तो गांव में ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमको स्किम मिल्क मिल रहा है, हमको तो होल मिल्क मिलता है। तो उस होल मिल्क की 1 से 2 सर्विंग, 1 से 2 कप आपको रोज़ पीना चाहिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक हो जाएगी। और उसके अलावा दही उससे बना करके, मट्ठा बना करके खा सकते हैं। टोफू होता है, सोयाबीन का एक प्रोडक्ट होता है नेचुरल, सोयाबीन का प्रोसेस पार्ट नहीं खाना है आपको। ये टोफू जो होता है, टोफू भी बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है। तो ये देखा गया कि जिनके खाने में जो प्रोटीन है, प्रोटीन अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट के बजाय वेजिटेरियन डाइट से आ रहा था, उनकी प्रजनन क्षमता बेटर थी उनसे जो लोग बहुत ज़्यादा मीट खा रहे थे। मीट में स्पेशली रेड मीट जो मटन होता है आपका, उसका सेवन जो लोग ज़्यादा कर रहे थे, उनकी फर्टिलिटी गड़बड़ थी, बजाय उनके जो लोग ज़्यादा दालें खा रहे थे, ज़्यादा राजमा, छोला और लोबिया और इस तरह सोयाबीन, ये सारी चीज़ों से प्रोटीन ले रहे थे, सीड से ले रहे थे, बीन्स जितने बोड़ा होते हैं, सेम होता है, इन सब से जो लोग प्रोटीन ले रहे थे, तो वो बहुत अच्छा होता है आपकी फर्टिलिटी के लिए। उसको सुपर फूड भी कहते हैं और ये हमारे फर्टिलिटी डाइट का बहुत मेन कंपोनेंट होता है। तो इसको ज़रूर ही खाना चाहिए। तो जब भी आप खा रहे हैं तो आपका जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सी फूड और वो मछलियाँ जो जिनका मर्करी कंटेंट कम होता है, जैसे मैंने बताया सैल्मन, ट्यूना, सार्डाइन, और उसके अलावा बाकी मुझे मछलियों के नाम नहीं पता है, वो खाना चाहिए। उसके बाद एग खा सकते हैं। एग में लोग, एग का जो योक होता है पीला वाला, उसमें कहते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज़ेज़ और जिनको भी ज़्यादा फैट होती है उनको मना किया जाता है। लेकिन फर्टिलिटी के लिए अगर आपका वेट कंट्रोल है तो आप एग योक के साथ एग को खाइए, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का। तो ये तो वो चीज़ें थी आपको खाने के लिए। आपको सैलड खाना है, आपको टमाटर बहुत अच्छा होता है, आपको रोज़ सैलड में 2 प्याज 2 टमाटर, मतलब 1 प्याज 1 टमाटर सुबह, 1 प्याज 1 टमाटर शाम को लंच और डिनर में ज़रूर अपने सैलड में शामिल करना चाहिए। हरी मिर्च खाना चाहिए। फ्रूट में अनार को फर्टिलिटी फ्रूट कहा जाता है, अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा जो भी उस एरिया का लोकल सीजनल फ्रूट है और सब्जियां हैं, उनको अपने डाइट में आपको अवश्य शामिल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सबसे ज़्यादा हमारे खाने का मेन पार्ट चावल रोटी होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसा होना चाहिए। दाल, सब्जी, छोला, राजमा में से एक होना चाहिए। कोई भी हरी सब्जी, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अंकुरित अनाज से हमारे देश के कई स्टेट्स में लाइक महाराष्ट्र है, वहाँ के लोग वो अंकुरित सारे अनाजों से ऊसड़ बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी होता है और बहुत रिच सोर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंड हाई फर्टिलिटी डाइट, रिच प्रोटीन सोर्स होता है, रिच विटामिन सोर्स होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। उसके अलावा बीन्स खाना चाहिए, गोभी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको खाने में खानी चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जब, और ये खाने का जो मैंने पैटर्न बताया है, ये दोनों पति पत्नी दोनों को फॉलो करना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर आप अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसका असर आपकी प्रेगनेंसी पे, आपके बच्चे की ग्रोथ पे, आपकी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी पे दिखाई पड़ता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला आपको मैंने बताया रेड मीट,
ट्रांस फैट, जो बाहर का समोसा पकौड़ा ये सब जो तलते हैं उसका तेल बहुत गंदा होता है। जो भी जमने वाला तेल होता है उस तेल को नहीं खाना होता है, एक्सेप्ट शुद्ध घी। शुद्ध घी जमता है लेकिन उसकी जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रोज़ 2 चम्मच सरसों का तेल या 2 चम्मच प्योर घी खा रहे हैं तो उससे अच्छा दुनिया में कोई भी फैट नहीं होता है मेरे हिसाब से। हमारे लिए जितनी भी शुगर से बनी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट में जिसमें ज़्यादा चीनी होती है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं खाने हैं। आपको एरेटेड ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बॉटल जूसेस होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उनको एक्सेसिव कैफ़ीन इनटेक, आपको 2 से 3 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। मेल्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, आपको ड्रिंकिंग बंद कर देनी चाहिए, स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। फ़ास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है शहरों में स्पेशली। आज आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं, चाउमीन, मोमो, बर्गर और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने खाने में नहीं रखना चाहिए और जितना कम रखें उतना अच्छा होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अब मैंने कह दिया कि विटामिन्स खाना है तो आप इतना एक्सेसिव विटामिन मत खा लीजिए कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी तक साइंस के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और स्पेशली विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी में, प्रजनन क्षमता में, लेकिन उसकी कितनी डोज हमें खानी चाहिए हमें नहीं पता है। उसी तरह से आपका ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसका नॉन वेजिटेरियन सोर्स यूज़ करना चाहिए, वेजिटेरियन सोर्स यूज़ करना चाहिए, किस मात्रा में खानी चाहिए इसको नहीं हम लोग जान पाते हैं आज तक। तो आपको जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर संभव हो तो एक बार अपने फर्टिलिटी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके अपना एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए। हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हमारे मिट्टी में आयोडीन की कमी है, तो हम में से बहुत लोगों को थायराइड होता है। जिनको थायराइड होता है उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो एनीमिक होते हैं, और फॉलिक एसिड हमारे डाइट में ऐसे ही डेफिशिएंट है क्योंकि हम जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं वो भी रोज़ नहीं खाते हैं, दोनों वक्त नहीं खाते हैं, तो उनके खाने में उसकी भी कमी होती है। तो आपके को एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद फॉलिक एसिड मिलना चाहिए। आपका थायराइड और शुगर और हीमोग्लोबिन चेक हो जाना चाहिए वो नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद से आपको अपनी फूड हैबिट्स ऐसी रखनी है कि आप एक नॉर्मल वेट मेंटेन करें। मैं BMI के टर्म में बोलती हूँ, तो अगर आपका BMI कहीं भी 18 के ऊपर और 25 के नीचे है तो वो आइडियल BMI है प्रेग्नेंट होने के लिए, और आपको अपना वेट वो वेट और हाइट के हिसाब से होता है तो वो आपको मेंटेन करना है। आपको अपना एक डेली फिज़िकल रूटीन रखना है, आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना या किसी तरह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। जो आपका खाना है, खाने का पैटर्न और क्या खा रहे हैं, ये दोनों ही बहुत मैटर करता है। तो खाने में ये देखा गया है कि हमें जो नाश्ता है वो एक राजा की तरह करना चाहिए, ढेर सारा खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपकी कम से कम 3 मील दिन में खाना चाहिए। उसमें से सबसे हेवी आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद आपके पास पूरा दिन होता है उस खाने को पचाने के लिए। लंच उससे हल्का होना चाहिए और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। सुबह का नाश्ता आपको 8 बजे तक कर लेना चाहिए और रात का खाना 7 बजे तक खा लेना चाहिए। तो रात के 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपकी बॉडी एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती है। तो आपकी बॉडी में जितने तरह का टूट फूट रिपेयर जो भी करना होता है बॉडी उस वक्त करती है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो उसको यूटिलाइज़ करती है। तो आपको अपने खाने का ड्यूरेशन सुबह 8 बजे से या 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक रखना है। इस बीच में 6 से 8 ग्लास पानी का पीना है, 1 से 2 सर्विंग फ्रूट्स का लेना है, 1 से 2 सर्विंग दूध और दही का लेना है, और उसके बाद अगर पेट में जगह बचे तो बाकी खाना खाना है। मेरी जो सलाह होती है, आप सुबह अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। लंच से 1 घंटा पहले 1 प्लेट सैलेड और सीजनल फ्रूट का काट लें, हस्बैंड वाइफ मिलके उसको शेयर कर लें। अगर हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो उनको टिफ़िन आप दें जो उसके 1
खाने में ये सारा सैलड और फ्रूट होना चाहिए, जो उन्हें आप इंस्ट्रक्शन दे दें अलार्म के साथ मोबाइल में कि इसको आप इतने बजे खा लीजिएगा, इसके लगभग 1 घंटे बाद आप खाना खाएं। तो उससे आपका पेट फुलनेस होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सैटिस्फाइड महसूस होने में, संतुष्टि महसूस होने में खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट लगता है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, बहुत तेज़ भूख लगने के पहले खा लीजिए, क्योंकि जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी होती है, हम खाते जाते ब्रेन रजिस्टर नहीं करता है कि हमारा पेट भर गया और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो उससे बचने का बेस्ट तरीका है कि खाने के 1 घंटे पहले अगर आप सैलड खा लेते हैं तो आपका पेट, जब तक आप लंच की थाली के साथ बैठेंगे, कम हो जाएगा। अपनी थाली का साइज़ छोटा रखें, उसका आधा हिस्सा सैलड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से और बाकी आधे हिस्से में सब्जी, दाल, रोटी, चावल रखें। और जितना कलरफुल प्लेट बना सकते हैं उतना आपको कलरफुल बनाना है। और हर एक डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका बैलेंस आपको बना करके रखना चाहिए। तो आपको, जैसे कि मैंने इसी के साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि कौन सी चीज़ आप खाएंगे तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी। मैंने आपको बताया आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, स्पिनच है, बार्ली है, ज्वार है, बाजरा है। आपको पीसीओडी के पेशेंट्स को स्पेशली गेहूं का सेवन कम करना है। बाकी लोग भी अगर मल्टीग्रेन की रोटी खाते हैं, ये आगे चल के आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, मोटापा, इन सारी बीमारियों से बचाता है और आपके पेट को, आपके हाजमे को एक बैलेंस वे में रखता है। तो ये जो मैं डाइट बता रही हूँ, सिर्फ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो हेल्दी रहना चाहता है, अगर वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है तो उसको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो उसके बाद से, और विटामिन और मिनरल, जो जैसे कि महिलाओं को फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ DHA की, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसकी ज़रूरत दोनों पति पत्नी दोनों को होती है। पुरुषों में विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम और जिंक और लाइकोपीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स के हस्बैंड्स को टमाटर अधिकतर पसंद नहीं होता है, और टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है लाइकोपीन नाम के एंटीऑक्सीडेंट का, और उसके अलावा आयरन का, विटामिन C का, B12 का, हर चीज़ उसमें मिलती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए ऑयस्टर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, DHA का, और वो एक एफ्रोडाइजिक है जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपकी फर्टिलिटी जर्नी चलती है। तो आप जो है अपनी जो लाइफ है, आपकी अपनी फिजिकल और सेक्सुअल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ, सब कुछ उस इनफर्टिलिटी के चारों तरफ घूमने लगती है। आप इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि आप जो अपना संबंध बनाते हैं आपस में, वो सिर्फ बच्चे के हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। इसका असर आपके मानसिक तनाव पे भी पड़ता है, आपका तनाव बढ़ता है, और आपके आपसी रिश्ते पे और रिलेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये ऑयस्टर जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनको खाना चाहिए। तो अगर मैं इसको 10-12 पॉइंट में समराइज़ करने की कोशिश करूं, तो आपको अपना डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स रखना चाहिए, जिसमें कि कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारे चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट का थाली आपका बड़ा होना चाहिए। आपको ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी और चावल की मात्रा कम रखनी चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। जो आपका प्रोटीन सोर्स है उसको आपको बदल के, हर दिन एक ही तरह की दाल नहीं खानी चाहिए। किसी दिन मूंग की दाल खा ली, किसी दिन अरहर की दाल खा ली, किसी दिन लोबिया खा लिया, किसी दिन चना खा लिया, किसी दिन मटर खा लिया। इस तरह से उसको चेंज करके खाना चाहिए। और जब कभी भी आप दूध और दही खा रहे हैं तो हाई डेयरी को खाइए, स्किम्ड मिल्क मत खाइए जिसमें से फैट निकल गया हो। आपका मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो डॉक्टर ने दिया है, आपको प्रिस्क्राइब किया है, नहीं किया है तो उसको आप करवा लीजिए, और उसको रोज़ आप लेना मत भूलिए, उसको ज़रूर खाना चाहिए। और आपको जो है, आपका जो फॉलिक एसिड है,
फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम से 750 माइक्रोग्राम के बीच में आपको ज़रूर ही रोज़ ले लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ज़्यादा होने से वो आपका मिसकैरेज रुकता है। और एक पर्टिकुलर इसलिए हमारे यहाँ 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की अलग अलग टैबलेट्स आती हैं। आजकल फॉलिक एसिड और भी तरह से आ गया है। तो 400 माइक्रोग्राम से 750 माइक्रोग्राम हमारा डेली रिक्वायरमेंट है। 400 माइक्रोग्राम जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिनको पहले मिसकैरेजेस हुए हैं, उनको 750 माइक्रोग्राम तक देते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, जो आपके जो आंत होती है, आंत में बहुत सारे विटामिन सिंथेसाइज होते हैं, उसमें हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल, रहन सहन, हमारे गलत खाने पीने से, दवाओं से वो गड़बड़ हो जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए हमको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। और उनका बेस्ट सोर्स होता है दही और योगर्ट, और उसके अलावा ईस्ट होता है जो हम खमीर उठाने के लिए, और जो खमीर उठे हुए अनाज हम एक दिन रख करके बनाते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का। आप अपना कैफ़ीन का इंटेक कम कीजिए, 2 से 3 कप से ज़्यादा चाय मत पीजिए। आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग की तरफ देखिए बंद। किसी भी तरह का टबैको प्रोडक्ट आपको नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह आपको थोड़ा टाइम अपने लिए मी टाइम के तौर पे निकालना चाहिए। 1 घंटा आपको रिलैक्स करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके अलावा अपने वेट को एक हेल्दी लेवल पे, जैसा मैंने कहा 18 से 25 BMI के बीच में रखना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, अपने डॉक्टर से मिलके अपना हीमोग्लोबिन, थायराइड, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। ये आजकल शहद बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, फर्टिलिटी के लिए। ये जो हमारी बीज होती हैं, मक्खियाँ, ये इनका कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इनका रॉयल जेली आता है, ब्री प्रोपोलिस आता है, मेका, ये सारी हमारे देश में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सुपर फूड करके डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप खाते हैं तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी बूस्टअप होती है। लेकिन इतनी दूर दूर से महंगी महंगी चीज़ें खाने के बजाय जो आपके अपने इलाके में, आपके अपने किचन में ईजिली अवेलेबल हो, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को बोलती हूँ कि रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी डाल के भिगा के रख दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए। वो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन, आपकी बात आपकी बॉडी नहीं मान रही है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, उससे लड़ने में मदद करती है। ये शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुगर और PCOD आपस में जुड़वा बहनें हैं, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए आपकी दालें कितनी अच्छी हैं। लोग इतना महंगा महंगा 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो मीट खरीदते हैं, उतने में कितने तरह की दालें आ जाएंगी। पहले ज़माने में हमारी दादी हमको सारे कटहल का बीज, कद्दू का बीज और इसका उसका खरबूजे का बीज, ये सारा निकाल के भून के खिलाती थी। अब वो खाने का, तीसी, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, वो एक सुपर फूड हो गया है। लोग उसको शौक़ से सुबह खाते हैं। चिया सीड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में ईज़िली इंक्लूड कर सकते हैं, रख सकते हैं और खा सकते हैं, और नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। आपकी जो एग की क्वालिटी है, आपके स्पर्म की क्वालिटी है, उसको हम किसी और तरीके से नहीं बदल सकते हैं। दुनिया की कोई दवाई उसको बदल नहीं सकती है, लेकिन इन चीज़ों के द्वारा आप उसको बदल सकते हैं। उम्मीद है कि न्यूट्रिशन के बारे में हमने जो भी बातें की, वो बातें आपको पसंद आई होंगी, उससे आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ जो लोग सिर्फ घरेलू काम करते हैं, टीचर हैं, ऑफिस में बैठते हैं, अगर वो महिला हैं तो उनकी कैलोरी इनटेक 1200 से 1500 कैलोरी के बीच में होती है। अगर वो पुरुष हैं तो 1600 से 2000 के बीच में होती है। तो अपने कैलोरी इनटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसका मैक्सिमम मेजर पार्ट सुबह को खाएं, फिर दोपहर को, सबसे कम रात में खाएं, और रात को 12 से 13 घंटे का फास्ट ज़रूर रखें। सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध 1 कप ज़रूर पिए। आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से अगर आप अपने डाइट, अपने रहन सहन पे ध्यान देते रहेंगे तो आपको हाई
हाई ट्रीटमेंट, महंगे ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए आज मैं इतने पे बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आपको बताती चलूँ कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ भी है, तो अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में 10 टिप्स। और तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ एंड स्टे होम if not needed. Okay, bye bye.